नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरोह के 6 गुर्गों को दबोचकर किया पर्दाफाश। अधिकारियों के अश्लील वीडियो बनाकर लड़की के नाम से चैट करते बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनके अकाउंट में ब्लैकमेलिंग के लिए रुपए डलवाकर अजमेर में सेक्सटॉर्शन के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 गुर्गों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि आरोपी ब्लैकमेलिंग की रकम खुद के खाते में नहीं मंगवाते थे। आरोपी बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनका बैंक अकाउंट खुलवाते, फिर इन्हीं खातों में ब्लैकमेलिंग की रकम डिपॉजिट कराते ताकि पुलिस जांच में उन पर आंच न आए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल से भारी मात्रा में अश्लील वीडियो भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने अंतर्राज्यीय सेक्सटॉर्शन व ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नरसिंहपुरा जोसगंज निवासी धनंजय कुमार झा ने थाने पर शिकायत दी थी कि प्राइवेट जॉब का विज्ञापन देखकर उसने मिराज मॉल में स्थित यादव एंटरप्राइजेस से नौकरी के लिए संपर्क किया, जहां उन्होंने उसका खाता खुलवाकर पासबुक, एटीएम और चेकबुक अपने पास रख ली। इसके बाद उसके खाते से अवैध लेन देन होता रहा। इस पर उसने मामला दर्ज कराया। मामले की जांच करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ में अश्लील वीडियो बनाकर रुपए मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य कुलदीप, जितेंद्र उर्फ जीतू, सरफराज, मोहम्मद आसिफ, वकील और यूसुफ को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि आरोपियों ने फेसबुक सहित अन्य सोशल अकाउंट पर फेक अकाउंट बना रखे हैं। वे पहले लड़की के नाम से चैट करते हैं, फिर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद पीड़ितों को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए की मांग करते हैं। पकड़े जाने के डर से आरोपी न कैश लेते हैं और न ही रुपए अपने खाते में मंगवाते हैं, बल्कि नए नए शहरों में जाकर प्लेसमेंट के ऑफिस खोलकर बेरोजगार युवकों को नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा देते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। जिस नंबर से अकाउंट खुलवाते हैं उसकी फर्जी सिम और एटीएम भी अपने पास ही रखते हैं। पीड़ितों से उन्हीं खातों में पैसे मंगवाते हैं। अकाउंट में पैसे आने के बाद एटीएम के जरिए निकाल लेते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी आईडी बना रखी थी। इसके अलावा कई फर्जी ईमेल अकाउंट भी बना रखे थे। आरोपियों ने देश के कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए मोबाइल में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी है, जिनसे सेक्सटॉर्शन के जरिए रुपए वसूले गए। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी करने वाली व सेक्सटॉर्शन करने वाली गैंग है, जिनके 6 साथी ठगे उनको गिरफ्तार करने में पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इनके द्वारा लगातार ऑल इंडिया लेवल पर सेक्सटॉर्शन के वीडियो से ठगी की जा रही थी। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। इन्होंने अजमेर में अपना एक ऑफिस खोला था मिराज मॉल में, यादव एंटरप्राइजेस के नाम से, और उस पर जो बेरोजगार युवक थे उनको नौकरी का झांसा दिया और उनको कहा कि आपको नौकरी लगा देंगे, आपके स्पेयर पार्ट्स का हमारे पास काम है, आपको केवल सुपरविजन करना है, 10,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। इस चीज़ को लेकर बेरोजगार युवा आए और अपने जो डिटेल्स थी वो उनको दे दी। डिटेल्स देने के बाद इन्होंने HDFC बैंक और ICICI बैंक में वो खाते खुलवा लिए। खाते खुलने के पश्चात उन्होंने 1 महीने तक इन ठगों ने उन अकाउंट्स को अपने पास रख लिया। उन अकाउंट्स में जो देश भर के अंदर फ्रॉड्स होते थे, सेक्सटॉर्शन के थ्रू जो ये फ्रॉड करते थे, उनका पैसा इन अकाउंट्स में जाता था, ताकि पुलिस कहीं जाए, पुलिस पकड़ने जाए तो इन खाताधारकों तक पहुंचे, हम तक नहीं पहुंचे। इस तरीके का इन्होंने पूरा प्लान और एक तरीके की पूरी गैंग ऑपरेट कर रखी थी। मूलतः ये जो है वो मेव इलाके के रहने वाले हैं और इनमें मुख्य रूप से जो हमने गिरफ्तार किया उनमें कुलदीप यादव है जो कि कोटकासिम का है, जितेंद्र यादव है जो कि अलवर का है, सरफराज है जो दुंदावल नगर का है, मोहम्मद आसिफ नूह मेवात का है, वकील मेव जो है वो गोपालगढ़ का है और यूसुफ है जो कि पहाड़ी थाने का है। इस तरीके से इन्होंने एक अपनी गैंग बना रखी है। इन्होंने 3 बाकायदा सिस्टमाइज पूरी गैंग है, 3 व्यक्ति ऐसे नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देते हैं। आगे इस किट को ये लेके जाते थे और अलवर में अपने सहयोगियों को देते थे। वो सहयोगी इसको भरतपुर में ले जाके देते थे और इनका जो गिरोह का सरगना था उसको राहिल के पास ले जाकर के वो उन किटों को देते थे ताकि वो एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सके। देश भर में फ्रॉड होंगे सेक्सटॉर्शन के नाम पर या ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पर, इन्हीं अकाउंट्स में पैसा आता था। पैसों एटीएम के थ्रू तुरंत निकाल लिया जाता था। पुलिस के द्वारा जब इनकी तहकीकात की जाती तो फर्जी सिम निकलती और फर्जी अकाउंट निकलते हैं।
आज इसको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त की। दुनिया भर के इनके फेक मेल आईडी बना रखे हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम बना रखे हैं, मोबाइल नंबर फिक्स बना रखे हैं। इस पूरी कार्रवाई में हमारे कृष्णगंज की टीम द्वारा कार्रवाई की। इसमें मोइनुद्दीन जी हैं एएसआई, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल हैं, और सुमेर और राजेश। इस तरह से हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। बैंक से 40,000 रुपये निकलवाकर बैग में रखने के बाद हुई चोरी। कुंदन नगर में रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड अमरचंद ने अलवरगेट थाने में दर्ज कराया मुकदमा। अलवरगेट थाना अंतर्गत कुंदन नगर में रहने वाले रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी अमरचंद ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2021 को वह लोको वर्कशॉप शाखा की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनता सिनेमा के पास मासिक पेंशन लेने गए थे, जहां उन्होंने बैंक से 40,000 रुपये विड्रॉल कराए और अपने बैग में रख लिए। इसी बीच बैंक परिसर या बैंक के बाहर किसी अज्ञात ने बैग में चीरा लगाकर 40,000 रुपये की रकम चुरा ली। मामले में अलवरगेट थाने के एएसआई गणपत लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी अमरचंद की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 379 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये अमरचंद जी है, कुंदन नगर के निवासी। इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं पिछली 29/11/2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लोको वर्कशॉप अजंता सिनेमा के पास वहाँ मासिक पेंशन लेने गया था। तो वहाँ पे मैंने 40,000 रुपये निकाल कर मेरे बैग में रखे थे। उसी दरमियान बैंक परिसर से या वहाँ आसपास मेरे बैग में चीरे लगा के और किसी ने निकाल लिया। इस पे प्रकरण दर्ज कर और तलाश की जा रही है। अमरचंद कहाँ का रहने वाला है? ये कुंदन नगर। इसका अकाउंट कौन से बैंक उसमें था? SBI लोको वर्कशॉप। कौन सी धाराओं में मुकदमा? 379 में मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अजमेर न्याय क्षेत्र में 45 बेंचों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा रही है सुनवाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदन लाल भाटी के निर्देशन में मुकदमों की सुनवाई के लिए अजमेर न्याय क्षेत्र में 45 बेंच और 4 हेल्प डेस्क बनाई गई, जिन पर ऑफलाइन और ऑनलाइन सुनवाई की जा रही है। लोक अदालत में फौजदारी, पारिवारिक, दीवानी, MACT, बैंक रिकवरी, NI एक्ट, बिजली पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व व अन्य सिविल मामलों की सुनवाई भी की जा रही है। अदालत में सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों व बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश न्यायिक अधिकारियों को दिए गए हैं। प्राधिकरण के तत्वाधान में यह चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें आज 18,500 केसेज रखे गए हैं। इनमें 3,000 केस प्री लिटिगेशन के हैं, जबकि 15,000 पेंडिंग केसेस को राजीनामे के जरिए प्रेरित कर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले की 3 लोक अदालतों से ज़्यादा आज मामलों का निस्तारण होगा, ऐसी आशा है। पूर्व में कोविड की वजह से तीनों राष्ट्रीय लोक अदालतों में ज़्यादा मामलों का निस्तारण नहीं हो सका था। लोक अदालत में बकाया ऋण वसूली मामलों में पक्षकारों को ब्याज में बकाया ऋण पर आधारित गणना अनुसार भारी छूट का मौका भी दिया जा रहा है। हमने करीब 18,500 केसेज रेफर किए आज नेशनल लोक अदालत में, और इसमें 3,000 केसेज तो ऐसे हैं जो प्री लिटिगेशन से रिलेटेड है। नियर अबाउट 15,000 केसेज है जो पेंडिंग केसेज में हम कर रहे हैं, और उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश मुकदमे हम तय करेंगे, लोगों को राजीनामे के जरिए प्रेरित करके करेंगे, निस्तारण करेंगे। पूर्व में 3 बार भी लोक अदालत लगाई गई, कितने निस्तारण किए गए थे उस टाइम पे, और अब रिस्पॉन्स के अलावा? ऐसा है कि पहले इस साल के अंदर कोरोना के कारण से एडवर्स सर्कमस्टेंसेस थे, तो हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत का डिस्पोजल था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। हमने कोशिश की, यहाँ हर जगह की, हमारे यहाँ भी की गई है, और तो उसमें लेकिन ये एक चीज़ निश्चित है कि पहले जो हुई है, जो 3 लोक अदालत, उससे ज़्यादा हम डिस्पोजल इस बार करेंगे। अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलने लगी है लोग। एग्जैक्टली ऐसा है कि जज के यहाँ जो मुकदमे आते हैं, पारिवारिक भी आते हैं, अपने ब्लड रिलेशन से उनके संपत्ति के बंटवारे के भी आते हैं, पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी आते हैं, पड़ोसी से के मुकदमे भी आते हैं, व्यवसायिक कोई संबंध है, ट्रांजैक्शन, उसके भी आते हैं, अजनबी के साथ भी आते हैं। तो जज उन मुकदमों को 2 तरीके से तय करता है, या तो मेरिट पे डिसाइड करके फैसला करता है, तो एक के पक्ष में होता है, उसके घर दिए जलते हैं, खुशी होती है, खुशियाँ मनाते हैं, और दूसरे के घर पे खुशी नहीं आती, न दिए लगते हैं। अपील का प्रोसेस चलता है, फिर आगे और मुकदमे दर मुकदमे चलते रहते हैं। जज अगर उसको सुलह के माध्यम से अगर समस्या का समाधान करता है, तो दोनों के घर दिए जलते हैं खुशी के, दोनों के घर खुशियाँ होती है।
ये जो, और मुकदमे की कोई अपील भी नहीं होती फैसले की, और दोनों के फैसले अपने, दोनों की जीत है, किसी की जीत और हार नहीं है। ये ध्येय है, इस ध्येय का हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सबको मैक्सिमम रिलीफ है ऑन लॉफुल बेसिस, कॉम्प्रोमाइज मोड से हम डिसाइड करने की ये कोशिश करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के लोको खेल मैदान को स्क्रैप यार्ड में बदलने की खबर से रेल कर्मचारियों में आक्रोश। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने स्क्रैप कमेटी को दिखाए काले झंडे, लगाए नारे। उत्तर पश्चिम रेलवे के लोको कारखाने के सामने बने लोको खेल मैदान, लोको क्रीड़ा एवं मनोरंजक क्लब को रेल प्रशासन द्वारा स्क्रैप यार्ड में तब्दील करने की खबर से रेल कर्मचारियों और रेलवे यूनियंस में आक्रोश पैदा हो गया। शनिवार को प्रधान कार्यालय से लोको खेल मैदान का निरीक्षण करने पहुंची स्क्रैप कमेटी को रेल कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की कारखाना इकाई द्वारा हाथों में काले झंडे लेकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, स्क्रैप कमेटी गो बैक गो बैक, लोको ग्राउंड स्क्रैप यार्ड नहीं बनेगा नहीं बनेगा जैसे नारों से स्क्रैप कमेटी के सामने विरोध दर्ज कराया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन विद्युत कारखाना अजमेर इकाई के सचिव कमलेश शर्मा और लोको कारखाना सचिव जगदीश सिंह ने बताया कि किसी भी हालत में लोको खेल मैदान को स्क्रैप यार्ड नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, यूनियन इसका पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि यही एकमात्र मैदान बचा है जिसमें रेल कर्मचारी और उनके परिवारजन खेलकूद, व्यायाम आदि कर अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रख पाते हैं। अगर इसे भी स्क्रैप यार्ड में तब्दील कर दिया गया तो खेलने कूदने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्क्रैप कमेटी गो बैक, गो बैक, गो बैक। स्क्रैप कमेटी गो बैक, गो बैक, गो बैक। सीएमएम, हाय हाय। सीएमएम, हाय हाय। रेल प्रशासन, हाय हाय। रेल प्रशासन, हाय हाय। सीएमएम, हाय हाय। सीएमएम, हाय हाय। सीएमएम, हाय हाय। रेल प्रशासन विरोध प्रदर्शन करा गया क्या? आज हेडक्वार्टर से लोको कारखाना का जो एकमात्र ग्राउंड यहाँ पे कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए खेलने कूदने का साधन है, उसको स्क्रैप यार्ड में बदलने हेतु मुख्यालय से एक स्क्रैप कमेटी यहाँ का सर्वे करने आई है कि इसकी ये स्क्रैप यार्ड बनाने के लिए उपयुक्त है नहीं है। इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अपने आज पूरे कर्मचारियों और उनके सारे साथियों के साथ अपने स्पोर्ट्समैन साथी जो यहाँ पे हमारे यहाँ कारखाने के खेलने के कूदने के यूज़ करते हैं, उन सभी के साथ इसका विरोध करने के लिए इकट्ठित हुए हैं और स्क्रैप कमेटी गो बैक के नारों के साथ स्क्रैप कमेटी को वापस जाने का संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे इस कारखाने के ग्राउंड को स्क्रैप यार्ड में बदलने की कोशिश की गई तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कभी भी पीछे नहीं हटेगी। आप जानते हैं कि ये कारखाने का ग्राउंड मात्र एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे पुराने समय के अंदर इंटरनेशनल के हॉकी, फुटबॉल के मैच खेले गए हैं। साथ ही साथ वर्तमान के अंदर आपने अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अजमेर के एकमात्र, राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी पीयूष मीणा जी, वो भी यहीं से प्रैक्टिस कर करके आज इंटरनेशनल के ऊपर हमारे अजमेर का नाम रोशन कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही ग्राउंडों की देन है। एक तरफ आप देख रहे हैं जहाँ भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, उसी के विरोध में, उसी के उल्टे बिल्कुल रेल प्रशासन जो कारखाना के कर्मचारी हैं उनके परिवार के लिए एकमात्र साधन है ग्राउंड, उसको स्क्रैप यार्ड में बदलने का काम कर रही है। उसका विरोध आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया है। प्रदर्शन करा गया, क्या मामला? रेल प्रशासन द्वारा लोको कारखाना जो कि पूरे क्षेत्र में रेल कर्मचारियों के लिए आज के कोविड पीरियड में एक्सरसाइज करने या घूमने फिरने के लिए या एक्सरसाइज करने, गेम्स आदि के लिए एकमात्र साधन है, इसको रेल प्रशासन द्वारा स्क्रैप यार्ड में, शहर के बीच में स्क्रैप यार्ड बनाने की कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और यूनियन उसका विरोध कर रही है। आज एक प्रधान कार्यालय से एक स्क्रैप कमेटी इसका सर्वे करने के लिए आई हुई है। हम उस स्क्रैप कमेटी का विरोध कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को अगर प्रशासन की अपनी नींद से नहीं जागता है तो हम इस प्रदर्शन को और भी आगे जारी रखेंगे और इस ग्राउंड को बचाने का काम करेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। काले झंडे भी दिखाए गए क्योंकि ये कमेटी से इसको सर्वे करने के लिए आई थी और इसको ग्राउंड को कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए आज हमने इस कमेटी को काले झंडे दिखा करके और नारे लगा करके अपना विरोध प्रदर्शित किया है। लोको खेल मैदान के सामने पिछले 1 साल से बीसलपुर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, रोजाना व्यर्थ बह रहा है पानी। रेल प्रशासन और रेल कर्मचारियों द्वारा शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग बना हुआ है अंधा बहरा। उत्तर पश्चिम रेलवे के सबसे बड़े लोको कारखाने के सामने पिछले 1 साल से बीसलपुर की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पड़ी है,
जिसकी वजह से रोजाना हजारों गैलन पानी व्यर्थ सड़कों पर बहकर इकट्ठा हो रहा है। बावजूद इसके रेल कर्मचारियों और रेल प्रशासन द्वारा जलदाय विभाग को दी गई शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पानी के भराव होने की वजह से लोगों का खेल मैदान भी काम नहीं आ रहा। खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी आ रही है। मैदान में पानी भरा हुआ है जिसमें किसी तरह का कोई टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा और ना ही कोई खेल गतिविधि हो पा रही है। वहीं सड़क पर भरे पानी में गड्ढे होने की वजह से कई रेल कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। एक तरफ अजमेर की जनता को 48 से 72 घंटे में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, दूसरी तरफ 24 घंटे हजारों गैलन पानी व्यर्थ सड़क पर बह रहा है, जिसे रोकने और ठीक करने के लिए जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता है जलदाय विभाग अंधा और बहरा हो गया है, जिसे ना कुछ दिखाई दे पा रहा है और ना ही कुछ सुनाई। ये कल रात से तो इतनी स्पीड से निकल रहा है ये पानी, और अभी आप खुद देख रहे हो इसकी हालत, इस पानी की क्या हालत चल रही है। इसकी वजह से पूरा ग्राउंड के अंदर पानी भरा पड़ा है। हमारे आज सुबह मैचेस थे, वो मैचेस भी हम नहीं हो पाए, और आए दिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। ऑफिस तक के अंदर हमारे पानी भर जाता है, जहाँ हम बैठ भी नहीं सकते। ये हाल हो रहे हैं इस ग्राउंड के। अच्छा, तो ग्राउंड के आने जाने में भी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत होती है। छोटे बच्चे हैं, नेट्स चलती है, वॉलीबॉल होती है, कुछ नहीं हो पाता सर। लेदर से होता है, लेदर की बॉल खराब हो जाती है पानियों के अंदर, महंगी महंगी बॉलें आती हैं। कितने समय से निकल रहा है ये पानी? ये कल रात से ज़्यादा हो रहा है, वैसे मोस्टली निकलता रहता ही है। मोस्टली कब से निकल रहा है? ये काफ़ी समय हो गया सर इसको निकलते निकलते। पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, पानी नहीं आ पा रहा। ये लगभग 7-8 महीने हो गए हैं इस पानी को बहते हुए, और लगातार ये बीसलपुर की सप्लाई है एक और रेल में की जो कॉलोनी है, और अजमेर शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से लोगों को मिल नहीं पा रही है। दूसरी ओर ये लगातार पानी बह रहा है। यूनियन द्वारा भी और रेल कर्मचारी द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है इसको रिपेयर कराने की, लेकिन प्रशासन द्वारा इसका रिपेयर नहीं किया जा रहा है। इसके कारण ये पूरी सड़क भी ख़राब हो गई और 1 साल से सड़क रिपेयर नहीं है, पूरी तरह इसमें गड्ढे हो चुके हैं। रेल कर्मचारी जो कि लोको कारखाना में ड्यूटी पर आते हैं, इसके कारण वो लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ गिरकर गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं। पानी कितने समय से बह रही है? लगभग इसको 1 वर्ष होने जा रहा है धीरे धीरे, और अभी तो कुछ दिन से पानी की जो बहने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके कारण पूरे लोको ग्राउंड में भी पानी भर गया है, जिससे कर्मचारी खेल भी नहीं पा रहे हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल जनता कॉलोनी का जन सहयोग से किया जा रहा है जीर्णोद्धार। सरकारी उदासीनता से जर्जर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की जान सांसत में। पंचशील सेक्टर 5 स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी के भवन को जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल की जर्जर छत के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वर्ष 2008-9 में निर्मित इस स्कूल में निर्माण के बाद किसी तरह की कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। लिहाजा अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं स्टाफ की सुरक्षा के लिए जीर्णोद्धार कार्य प्राथमिकता से कराने की आवश्यकता है। वार्ड क्षेत्र के पार्षद अतीश माथुर ने इस विद्यालय के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से इसके जीर्णोद्धार का निवेदन करने पर उन्होंने बजट की अनुपलब्धता का हवाला देकर सरकारी स्तर पर इस कार्य को करने की अनभिज्ञता दर्शाई, जिस पर शाला विकास समिति का गठन कर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों की मदद से पैसा इकट्ठा किया गया। अब तक स्कूल में 3 लाख रुपए के जीर्णोद्धार के कार्य कराकर कुछ हद तक विद्यालय के जर्जर भवन को ठीक कराया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी ने इस शाला की मरम्मत पर लगभग 15 लाख रुपए का एस्टीमेट बताया था, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने जन सहयोग से करवाने की सहमति प्रदान की। शाला विकास समिति के सदस्य सर्वश्री राजेंद्र लालवानी, मनोज खेमानी, अशोक टेवानी, बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र पुरोहित, अतीश माथुर, धीरज गोयल एवं स्कूल स्टाफ कार्यवाहक प्रधानाचार्य कमला मिश्रा, रेखा राजावत, मंजुला टेवानी, विनीता शर्मा, अशोक सिंह शेखावत प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय का जीर्णोद्धार जन सहयोग से पूरा कराया जा सके, ताकि यहां का स्टाफ और विद्यार्थी सुरक्षा के साथ अध्ययन और अध्यापन कर सके। राजकीय विद्यालय हमारे पंचशील स्थित वार्ड क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 5 के अंदर स्थित है, और जैसा कि आपने भी देखा होगा स्कूल की स्थिति बड़ी दयनीय है। मेरे ख्याल से स्कूल बनने के बाद से आज तक इसमें मेंटेनेंस का काम कुछ भी नहीं हुआ, और जो कार्य हुआ है जब बनी थी स्कूल, तो इसका स्तर जो था क्वालिटी का बहुत ही ख़राब रहा होगा। एक प्रकार से मिट्टी के अंदर ही चुनाव हुई है स्कूल की। और बरसात में जब हमने यहाँ पर राशन वितरण का कार्यक्रम रखा था, तब देखने में आया कि यहाँ पर जगह जगह से छत पे से झरने की तरह पानी नीचे बहता है, और अब ये लेवड़े नीचे गिरते हैं, जिससे कि अगर शाला चल रही हो और किसी बच्चे के सर पे या किसी स्टाफ के सर पे या किसी आगंतुक के सर पे अगर वो पत्थर
वो सीमेंट का प्लास्टर गिरता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक गंभीर बीमारी, गंभीर चोट, सर की चोट उसको हो सकती है, कोई जनहानि भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा है इसके अंदर। किस तरीके से प्रयास कर रहे हो आप इसके सुधार के लिए? जब से हमारे संग ये नज़र में आया, मैडम ने, हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है यहाँ पर, HM मैडम जो है, उन्होंने हमारे को स्टाफ ने सबने निवेदन करा और हमने फिर एक यहाँ पर यहाँ की एक लोकल विकास समिति हमने बनाई, शाला विकास समिति, और उस विकास समिति और प्लस स्कूल के स्टाफ ने वहाँ से एजुकेशन विभाग से परमिशन ली काम कराने की कि इसमें निर्माण है। तो हम लोगों ने विकास समिति के थ्रू विभिन्न भामाशाओं के सहयोग से करीब करीब हमने 3 लाख रुपए का काम हमने यहाँ पर अभी तक करा दिया है, जिसमें अभी प्रथम चरण के अंदर हमने छत पे जो बिल्कुल स्थिति खराब थी, पानी जहाँ से नीचे बैठता था, उसको छत के प्लास्टर था उसको हल्का हटवा करके वहाँ पर टाइल्स लगवा के, सीमेंट की टाइल्स लगवा करके, दीवारों की चारों तरफ उसका मुंह बंद करवा करके, कोपिंग कहते हैं उसको, वो करवा करके अभी प्रथम चरण में वो काम हुआ है। 90% काम हुआ है, 10% काम अभी भी उसके अंदर से बाकी है। आगे जो बरामदा है उसकी छत का काम अभी बाकी है। लगभग कितना खर्चा है पूरे स्कूल में? सरकारी विभाग का जो इनका एजुकेशन विभाग का जो इंजीनियर है वो खुद ही आया था और उसने करीब 17.5 लाख रुपए का बजट यहाँ पे बना के दिया है, जिसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर आवश्यकता है। किस तरह के हालात है वैसे पूरे स्कूल के? इस हालात बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा दयनीय है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ये ऐसी स्थिति स्कूल की चलती रही तो हो सकता है 2-4 साल के अंदर ये स्कूल पूरी ध्वस्त हो जाए। तो बड़ा असर हो सकता है? निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपको बताया, छत पे से लेवड़े गिरते हैं बड़े बड़े प्लास्टर के, और वो अगर वो किसी के सर पे गिर गया तो उसको निश्चित रूप से सर की कोई गंभीर चोट आएगी या किसी का हाथ पांव टूटेगा, कोई जनहानि होने का अंदेशा पूरा है इसके अंदर। किस तरीके से आप चाहते हो क्या होगा इसको? मैं विभिन्न शहर के भामाशाओं से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आए यहाँ पर स्कूल में, वास्तु स्थिति देखें, हमने एक कमेटी बना रखी है, उससे मिले और यहाँ पर अपने परोपकार का जो एक कर्म होता है उसके अंदर सहभागी बने यहाँ पर, और स्कूल की मरम्मत में सहयोग करें। यहाँ पर सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ तक है स्कूल? करीब 600 बच्चे करीब यहाँ पर, 286 बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हैं अभी, जिसमें 6ठी क्लास तक जो है बॉयज़ भी हैं, 5वीं तक बॉयज़ हैं, उसके बाद में 8वीं तक ये गर्ल्स स्कूल है। ये तो शिक्षा विभाग से ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसको स्कूल को कमोन्नत भी करा जाए, जो 8वीं क्लास तक इसको बॉयज़ और गर्ल्स का को करा जाए इसको। हाँ मैडम, ये कौन सी स्कूल है और कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं और क्या स्थिति है स्कूल की? ये स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी पंचशील है और हमारे इस विद्यालय में कम से कम अभी आज तक की जो स्थिति है वो 266 बॉयज़ और गर्ल्स हैं इसमें और अध्ययनरत हैं वो। लेकिन हमारे स्कूल में थोड़ा सा अभी हम सबसे अपील करते हैं, और वैसे भी हम जन सहयोग के द्वारा इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कम से कम अभी 80% हुआ है छत का, लेकिन अभी इसमें हर कमरे की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। कंप्यूटर से लेके, ऑफिस से लेके, बच्चों की क्लास से लेके जगह जगह से इतना है कि बस बचते बचते हम सेफ जगह बैठते हैं, लेकिन फिर भी चूना काफ़ी गिर जाता है। तो इसकी इतनी जर्जर अवस्था होते हुए हमने अपने विभाग को भी अवगत कराया, विभाग भी हमारे लिए विभाग भी हमारे लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन विभाग ने हमको ये भी कहा है कि आप भामाशाहों के द्वारा भी मेहनत करिए, प्रयास करिए। तो हम इसी दिन प्रतिदिन इसी प्रयास में रहते हैं कि हम आगे अपने जन सहयोग द्वारा इस स्कूल का अवस्था को सुधारें। अभी हम पार्षद साहब से और यहाँ के जो भी महानुभाव हैं, जो भी भामाशाह हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पर शाला विकास समिति एक कमेटी बनाई गई है जो सबसे सहयोग के लिए प्रार्थी है। जो अब आज मैं भी अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगी, इस स्कूल की कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका हूँ, कि हम जो भी अपने अजमेर शहर में महानुभाव, जो भी भामाशाह हैं और जो भी बच्चों के हित में थोड़ा सा हम सबका सहयोग करें, और मैं आप सबका आभार प्रकट करूँ। बच्चे पढ़ते हैं मैडम? बच्चे तो यहाँ पर गरीब तबके के ही आते हैं, जैसे BPL है, गणेश गुआड़ी, कैरियों की ढाणी और नज़दीक ये कच्ची बस्ती रामदेव, यहाँ के बच्चे आते हैं। और बच्चों की स्थिति तो सरकार को भी ये सब मालूम है कि ये बच्चे खुद कॉम्बो राशन जो वितरित होता है उसके आधार पर ये लोग तत्पर रहते हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। आप यहाँ पर रहते हो मैडम, किस तरह का डर रहता है आपको? अब डर तो ये है कि हम सेफ जगह बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं थोड़ा चूना तो गिरता ही है यहाँ पर, और कमरों की स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि अब छत का तो धीरे धीरे निर्माण कार्य, हाँ सब गडल दिख रही है अंदर से, और छत का काम अभी थोड़ा बहुत जो भी सहयोग हुआ है उससे छत बन रही है, लेकिन अभी कमरों की स्थिति भी बहुत है। तो आगे हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल में थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि आर्थिक सहयोग से ही ये काम संभव है।
महिला ने पड़ोसी पर लगाया अश्लील हरकतें करने का आरोप। ऊसरी गेट पुलिस चौकी में परिवादियों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत ऊसरी गेट पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाली परिवादिया महिला ने अपने पड़ोसी पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्लॉक टावर थाने के हेड कांस्टेबल अरुण कुमार ने दर्ज किए गए प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया द्वारा दी गई शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 336, 504 में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। मामला है किसमें? ये मामला सर एक महिला ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश करी। इसमें उनके पड़ोसी के लिए बताया गया कि वो उनके साथ गलत हरकत करता है और कपड़े खोल के उनको नंगी अवस्था में, जिसके पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और धारा 354, 354A, 336, 504 आईपीसी में दर्ज किया गया है और जांच जारी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित समस्त सैन्य कर्मियों को किया नमन। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य शहीद सैन्य कर्मियों की शहादत को नमन करते हुए सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां संघ के समस्त पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि हेलीकॉप्टर हादसा देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित उनकी सुरक्षा में तैनात 11 अन्य जवान भी शहीद हो गए। सभी शहीदों को नमन करते हुए आज संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य सिस्टर अनुषा, चित्रकूट धाम के पाठक महाराज फादर कॉस्मोस शेखावत, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी आशा, BK कीर्ति बहन सहित राहत स्वयं, डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, अजीत कुमार, हरजीत सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आज भारत देश में एक बड़ी दुखद घटना से गुजर रहा है। जनरल CSD रावत, विपिन रावत की जो दुखद शहादत हुई है और उनके साथ जो 14 लोगों की जो शहादत हुई है, उसके लिए लेकर हम लोग सब सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण यहाँ पर इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि उनको मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ में एक मौन प्रार्थना भी रखी गई उनकी शहादत। मैत्री संघ के सदस्यों ने जनरल विपिन रावत, जिनकी शहादत हुई है कुछ दिनों पहले एक आकस्मिक एक्सीडेंट में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बहुत ही दुखित समय है हमारे देश के लिए। एक जनरल जो हमारे सेना के पूरे संभालते हैं, पूरे देश को संभालते हैं सीमा पर, और जिस प्रकार से हमने सुना है, पढ़ा है उनके बारे में कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी जो कि सीमा के ऊपर तैनात अपने सेनापतियों के साथ में बड़े प्रेम से उनके साथ में व्यवहार करा करते थे। आज उन्हें शहादत मिली है, उसी के अवसर में हमने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे सभी सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्य और जितने भी लोग उनके साथ में शहादत हुए हैं, उन सबको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम सभी धर्म के धर्मगुरु अपने अपने धर्म को यहाँ रिप्रेजेंट करके हमारे सबके लाडले इस देश के वीर सपूत हमारे जनरल विपिन रावत जो CSD भी थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। जो इस देश की फौज में जाता है उसका कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज सभी धर्मगुरु एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस राष्ट्र के उस सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं कि ना उसने जात देखी, ना पात देखी, ना घर देखा, ना परिवार देखा, केवल और केवल देश देखा, देश की सुरक्षा के लिए चिंतित रहा और पूरे देश के लिए उन्होंने फौज में कैसे क्या अच्छे से अच्छा कर सके वो हमारे सैनिकों के लिए किया। उनको हम सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। साथ साथ में उन 14 लोगों को भी, पूरे 14 लोगों को जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे, और ये एक
असह्य घटना घट गई, परमात्मा उनको, मैं ये नहीं कहूँगा शांति बख्शे, लेकिन ये कहूँगा परमात्मा इन सभी वीरों को पुनः इस भारत देश में जन्म दे और हम पुनः ऐसे ही एक सुदृढ़ और हमारे राष्ट्रभक्त वाले सैनिकों की फौज के अंदर सुरक्षित रहे, ऐसी प्रभु प्रार्थना। कड़क्का चौक गंज क्षेत्र में यातायात को लेकर ऑटो यूनियन और व्यापारिक एसोसिएशन हुई आमने सामने। रास्ते जाम करने से आवागमन हुआ अवरुद्ध, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। शनिवार को व्यापारिक एसोसिएशन और ऑटो यूनियन के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों यूनियनों के पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर मुठ्ठियां तान दी। आखिर गंज थाना पुलिस और सदर कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। काफ़ी समझाइश के बाद दरगाह थाने में सीएलजी की बैठक और ऑटो व व्यापारिक यूनियन की बैठक करने का आश्वासन देने के बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ और व्यापारियों ने रास्ता खोल दिया। इससे पूर्व लक्ष्मी चौक, कड़क्का चौक में व्यापारियों द्वारा बीच सड़क पर गाड़ियां लगाकर रास्ते को जाम कर दिया गया। व्यापारियों का कहना था कि आए दिन ऑटो चालकों की वजह से यहां जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे बाजार में आने वाले यात्रियों, स्थानीय नागरिकों, ग्राहकों व महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने पिछले 1 घंटे से इस क्षेत्र में रास्ता जाम कर रखा है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान व गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और व्यापारियों से समझाइश कर दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराकर मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर रास्ता खोला जा सका। व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हरीश गिदवानी ने बताया कि बरसों से यह रास्ता वन वे है। ऑटो चालकों की धांधली और दादागिरी की वजह से आज यह कदम उठाना पड़ा। ऑटो चालक यूनियन के लोगों ने बताया कि व्यापारियों की दादागिरी के चलते पिछले 2 घंटे से सारी गलियां रोक रखी हैं, जिससे ऑटो चालकों सहित जायरीनों व स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, आज किसको लेकर के व्यापारियों ने बंद किया था और क्या? ये दरगाह और गंज क्षेत्र में जो पट्टी कटला और उसका इलाका पड़ता है, तंग गलियों का क्षेत्र है, तो उसमें सवारी टेम्पो टैक्सियों को लेकर, उसके आवागमन को लेकर और जो ट्रैफिक व्यवस्था में जाम लग रहा है उसको लेकर इन्होंने एक बात कही थी, जिसका जल्द से सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक करके ये निष्कर्ष निकाला जाएगा। व्यापारी मंडल के सदस्य और अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित होंगे। उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकाला जाएगा। सर, दुकानें भी बंद करी है व्यापारियों ने? ये मेरी जानकारी में नहीं है। व्यापारियों में बहुत आक्रोश था, बाजारें बंद हो गई। काफ़ी 12-13 सालों से लक्ष्मी चौक, कड़क्का चौक में एक पॉइंट बना हुआ है जो वन वे किया हुआ है। 12-13 सालों से वन वे चलता रहा है, पर अभी कुछ टाइम से 2 महीने से कुछ रूट को चेंजिंग, बदलाव लाया गया, उल्टा रूट किया गया। नया बाजार से पहले ऑटो आता था और दान मंडी होके जाता था और ओसवाल होके उनको निकल जाता था। अब उल्टा रास्ता किया कि यहाँ से कड़क्का चौक, लक्ष्मी चौक से नया बाजार की तरफ जाता है और नया बाजार से पूरा घूम के नहर मोले से, गलियों से, तंग गलियों से घूम के उल्टा रास्ता आता है, जिसके कारण गलियों से भी ऑटो आ जाते, बंद हो जाते, व्यापारी धंधा नहीं कर पाते, ऑटो खड़ा नहीं कर पाते। बहुत परेशानी। 2 महीने से हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे थे, पर उनकी लगातार हमको आश्वासन मिला था। हम देखते पर कोई आश्वासन का कोई समाधान नहीं होने पर आज व्यापारी आक्रोश हो गए। उस आक्रोश में बाजारें बंद गई। पर आज हमारे बाजार के हमारे सीआई साहब शमशेर जी भाई साहब आए, धर्मवीर जी भाई साहब आए, जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया और साहब ने भी आश्वासन मिला है कि सुबह हमारे को 11 बजे दरगाह थाने पे बुलाया और आश्वासन दिया कि आप बाजारें खोले और हम आपका समाधान करेंगे। हरीश गिदवानी। आप ये बताएं, व्यापारियों द्वारा जो रास्ता रोका गया था वो कहाँ तक जाएगी? जाहिर है सर, व्यापारी का जब को भूख लगती है, आदमी को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? आदमी मरेगा तो कैसे मरेगा? आपको पता है 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही धंधे नहीं है। एक छोटे रिटेल वाले व्यापारी है, कोई एक्टिवा पे, यहाँ मारुति कार में तो कोई परचेसिंग करने आता नहीं है, एक्टिवा पे आता है, एक्टिवा तक खड़ा नहीं कर सकता है। व्यापारी अपना, वो ऑटो वाले बोलते हैं कि व्यापारियों के आप अपनी एक्टिवा और खड़ी करो, हटाओ, तो व्यापारी कहाँ खड़ी कर गया? आप बताइए। कहाँ पे आपने प्रदर्शन करा था? आपको हमने लक्ष्मी चौक, कड़क्का चौक, यहाँ पे रतलामी नमकीन है, वहाँ प्रदर्शन किया। ऑटो वालों का रास्ता बंद कर दिया कड़क्का चौक से। पटरी कटरा में सरकारी काम चल रहा है, उसको लेकर रास्ता बंद कर दिया। और दरगाह डिप्टी सीओ साहब जो है, उन्होंने हमारे को निर्देश आदेश दिए थे कि धान मंडी कड़क्का चौक होके जाएंगे और वो सारे स्कूलों के पिरमिटा के लिए होके आएंगे। आज उस छट्टी को देखते हुए
और रास्ते में VIP आ रहा है, तो प्रशासन रास्ता बंद कर दिया, तो क्या हो गया? तो हम इधर से नहीं आ सकते क्या? क्या हो गया? 1 घंटे के लिए प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर सकते? उसको लेकर इनकी मांग थी कि इधर से रास्ता बंद किया जाए। इनकी मेन मांग है, इनकी होटल है 10,000 यहाँ पे मोची मोहल्ले में, वो कहते हैं हमारी होटल वो सब पार्टियाँ नहीं लग रही है। तो भैया पार्टियाँ नहीं लग रही है, 4 होटलों के लिए होटल गेस्ट वालों के लिए 5,000 होटलों के पेट में लाद कर मार रहे हो आप। और प्रशासन ने जो किया है, प्रशासन की बात हम बिल्कुल सर पे रख के मानेंगे, जो डिप्टी साहब कहेंगे वही होगा। बस क्या चाहते हो? हमारे ये चाहते हैं कि जो पहले आदेश दिए डिप्टी साहब ने, जो इधर से जाने का और उस जाने का, वो रास्ता कर दो हमारे लिए वापस। हम तो उसके लिए सहमत है। यदि वो नहीं करते तो परसों, कल तो इनकी मांग है, परसों हमारी हड़ताल है ऑटो यूनियन की।